नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री तिवारी, क्योंकि ऑफिशियल अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाकी गायत्री तिवारी, और पैदाइशी यहीं की हूँ, उदयपुर की। उम्र 56 साल है। हालांकि औरतें बताती नहीं, पर मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हो मेरे वाइट बात, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने खाली धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। पूरा तजुर्बा मेरे साथ है। आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और यहीं से मैंने होम साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता था पहले, अब ये कम्युनिटी साइंस के नाम से जाना जाता है। हम लोग MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग। कॉलेज में आऊँ उससे पहले स्कूल का जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरा परिवार तो है ही, लेकिन मेरी जो स्कूल की सिस्टर्स हैं संत तेरेसा की, उनको मैं बहुत ज़्यादा नमन करते हुए अपनी बात कहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँची। और 30 साल मेरी जॉब को हो गए। मैंने PhD साइकोलॉजी में करी है। 30 नहीं, रदर 32 हो गए। अभी 4 साल और बाकी हैं। तो जितना मैंने सीखा, मैं चाहती हूँ कि मैं वापस समाज को लौटा दूँ। ये मेरा विश्वास रहता है कि हमको समाज ने बहुत कुछ दिया है, और हम कुछ भी नहीं देते अपने समाज को, अपने लोगों को। ये हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में आए हैं, लौटा के जाएँ, ओरेंट होके जाएँ। मैं बहुत खुशकिस्मत बार बार अपने आप को इसलिए कहती हूँ कि ऐसे बिरले लोग होते हैं जो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उनको मौका मिले नौकरी करने का। तो हम यहीं के स्टूडेंट हैं, और यहीं से हमने BSc MSc करी। और डॉक्टर सुंदरम को मैं ज़रूर याद करूँगी, जो उस समय डीन थी हमारी, जिनकी वजह से हम यहाँ नौकरी में आए। उन्होंने पहचान कर ली कि ये जो हमारे घोड़े हैं बहुत तेज़ दौड़ेंगे, और उनका जो बिहेवियर था या उनका जो ट्रीटमेंट का स्टाइल था, वो वाकई में उन्होंने हमें घोड़ों की तरह दौड़ाया। तो जो कहते हैं ना कि जिस घोड़े को दौड़ाते हैं और चाबुक मारते हैं, घोड़ा बहुत आगे जाता है, पर पहचान होनी चाहिए बंदे में। तो मैडम को बहुत अच्छी पहचान थी, उन्होंने खूब तो चाबुक मारी, हमें खूब दौड़ाया है, और उसका फल हम आज भोग रहे हैं और समाज को दे पा रहे हैं। मैडम हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे लोग मिल जाए तो जीवन इतना सफल हो जाए। और साथ में जिनको हम तंग करते हैं, तंग का मतलब ये कि अगर आप किसी को तराशते हो, उसको तकलीफ़ होती है, उसको ये अगर पता चल जाए कि इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलने वाला है, तो फिर आपकी मेहनत सफल हो जाती है। हालांकि ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो हम इसलिए बता रहे हो कि BSc MSc करके यहीं पे हमने कंटिन्यूएशन नौकरी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद में जब शुरू में नौकरी ज्वाइन करी, तो हम यहीं के स्टूडेंट हैं। तो मैं तो आज भी कहती हूँ कि हमारे जो अभी टीचर्स बचे हैं, अभी 1-2 और बच्चे हैं, वो रिटायर हो जाएंगे, फिर हम ही सबसे सीनियर हो जाएंगे, तो वो आज भी हमको यहीं का स्टूडेंट ही मानते हैं। तो जिस पेड़ की छाया में आप बड़े होते, तो आप बड़े हो ही नहीं सकते। पौधे पनपते तो हैं, लेकिन वो बड़े नहीं होना चाहते, हम होना भी नहीं चाहते। हमें लगता है हम प्रोटेक्टेड ही रहें, तो उन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। और मैं सोचती हूँ ये चौथी जनरेशन चल रही है। मैडम ने पढ़ाया, फिर उनको पढ़ाया, फिर हमें पढ़ाया, फिर तो अब हमने पढ़ाया, फिर हमारे पढ़ाए हुए भी जॉब में चल रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात होती है। और जो सब्जेक्ट मेरा है उस पर मैं ज़रूर फोकस करूँगी कि ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों ने भी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल सब पढ़ा होगा, लेकिन अगर इन सबका मैं आटा गूँथ दूँ तो एक रोटी तैयार होगी। वो हमारा डिपार्टमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। तो मानव विकास का मतलब कोख से लेकर कब्र तक की पढ़ाई है। आप देखो, बच्चा माँ के पेट में आता है और फिर पैदा हो जाता है, उम्र के हर दौर से गुजरता है और लास्ट में चला भी जाता है। और जाने के बाद घर वाले कैसे एडजस्ट करते हैं, देखिए वहाँ तक की पढ़ाई है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होने के नाते जो हमारे 3 मैंडेट्स हैं, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, तीनों का इक्वल वेटेज है। पढ़ाना भी है, रिसर्च भी करना है, और साथ में उनको लोगों तक पहुंचाना भी है। हमको इन तीनों को जस्टिफाई करना पड़ता है और संतुलित तरीके से करना पड़ता है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि जब हम इस कॉलेज में नहीं आए थे, उससे पहले से, मतलब मैं तो 82 में आई हूँ, 1980 से यहाँ पर एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है, जो 40 साल से चलता है, ठीक है ना। और क्योंकि हम लोग ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आते हैं, तो उसके अंडर में ये प्रोजेक्ट चलता है और ये 13 स्टेट में चलता है। तो हमने जब शुरुआत करी नौकरी की, तब हम रिसर्च एसोसिएट थे, बिल्कुल MSc होते, हम खाली अपना डेटा कलेक्शन करते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आज उसकी नेशनल टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हूँ, जो उसकी एपेक्स बॉडी है। तो आप देखिए पूरा एक लंबा सफ़र तय किया है। तो ग्रास रूट का भी मुझे पता है कि कैसे रिसर्च एसोसिएट, और अब जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करेगी, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ये काम होम साइंस वाले करेंगे या कम्युनिटी साइंस करेगा, कम्युनिटी साइंस वाले कहते हैं ये काम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले करेंगे। तो क्या काम करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव मैं डिसाइड करती हूँ। सारा डेटा हमारे पास होता है, तो जो बात भी हम कहते हैं वो ऑथेंटिक होती है।
क्योंकि मैं रिसर्च की ज़्यादा हूँ, मैं साइंटिस्ट ज़्यादा हूँ। तो खोजी प्रवृत्ति मेरे अंदर है, सर्चिंग अगेन एंड अगेन। मुझे हर चीज़, जैसे आज भी मैं आपसे बात करी तो मुझे लगता है कि और ढूंढने में बहुत कुछ बाकी, बहुत कुछ पाया हमने, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमारी पढ़ाई, हमारा सीखने के जो मानस है वो बदलना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं केवल शब्दों में नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ कि मेरे रोल मॉडल जो हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं, पापा और मम्मी दोनों। क्योंकि मैं अगर 56 साल की हूँ, 56 साल पहले हमारे घर में जेंडर इक्वालिटी होती थी। उस ज़माने में लड़के और लड़की में भेद नहीं था, हम 2 भाई 2 बहनें, एक ब्रदर, अब बड़े वाले नहीं रहे। उस ज़माने में भी मेरे पापा मम्मी ने लड़कियों को लड़कों की तरह पाला। ये कहते मुझे बड़ा गर्व होता है, जिस पे आज समाज लगा पड़ा है कि साहब इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमारे को उस ज़माने में ऐसा पाला गया। और रात को 10 बजे भी कोई काम होता था तो हमारे पापा कहते, गायत्री तू जाके लिया। तो सब कहते लड़की, पापा ने कहा नहीं, लड़का लड़की क्या जाएगी, कोल्ड होएगी। तो आप देखिए उस समय से जो हमें इनिशिएटिव लेने की आदत डाली गई, तो क्योंकि हम जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं होगा अपने प्रति। तो वो जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हमारे पेरेंट्स की थी, पापा की, मम्मी की, मम्मी मिशनरीज में पली बड़ी थी तो उनका एक रेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट था। और हम बिल्कुल जॉइंट, मतलब ऐसे परिवार से, मैं मिक्स्ड वेजिटेबल कहती हूँ अपने आप को, पापा ब्राह्मण थे और मम्मी क्रिश्चियन थी। इस माहौल में बड़े होना और सरदर्द संभाव, बिल्कुल आप देखिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन है, ऐसे माहौल में पड़े होना। तो पापा ने बिल्कुल अच्छे हिंदू संस्कृति के होती है, मम्मी ने एक्सट्रोवर्ट बनाया। और एक्सट्रोवर्ट के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और मतलब एक सही भाषा में कहूँ तो भाई आगे जाने के 4 गियर हैं, अपने गियर बदलते रहो, लेकिन ब्रेक जरूर अपने काम में लगो। ये हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है। मेरे मोटिवेशन मेरा उन्हीं से मिला है, वो मेरे आदर्श रहे हैं। दूसरे मेरे भाई बहन तो खैर सबके हुए ही, और उसके बाद में मेरे टीचर्स, मेरी जो स्कूल सिस्टर्स हैं वो मेरी इसलिए आदर्श हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी, बहुत शैतान थी, मतलब बहुत शैतान थी। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से चाइल्ड साइकोलॉजी समझ के उन्होंने देखा कि अगर इसको थोड़ा भी डाइवर्ट कर दें, पॉजिटिव चैनलाइजेशन कर दें, तो ये लड़की बहुत अच्छी निकल के आने वाली। और आप देखिए उसके साथ मेरी मम्मी भी मिली थी इन सबके साथ में। कितनी प्यारी बात है कि उन तीनों ने सबने मिलके ना मेरे को ऐसा तराशा, मुझे खूब डांटते, मुझे फ्री नहीं छोड़ती थी मैडम। तो मतलब अगर आप डिबेट कर रहे हो तो आप उसके पक्ष में बुलवाती थी और 5-10 मिनट बाद ही सिस्टर कहती है इसके विपक्ष में बोलो थे। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था उनका सिस्टर क्या करती रहती है। तो एक तो ये बात थी, तो मुझे समझ में आ गया बाद में कि ये इसलिए करते थे कि उनको मेरे अंदर से एनालिसिस या एनालिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी थी। और एक और बात ये थी कि मेरी मम्मी का भी ये था कि ये बिजी रहनी चाहिए। और एक आइडियल मैं इसलिए भी मेरी मम्मी को मानती हूँ कि मैं नहीं सोचती मैंने किसी जीवन में, आज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ मैं किस पोस्ट पर हूँ, तो मैं आज भी अपना सारा काम खुद करती हूँ। सारा काम मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की नौकरानी मेरे यहाँ नहीं आती, चाहे वो झाड़ू पोछे वाली हो, चाहे कोई, वो सब काम मैं खुद करती हूँ। आप विश्वास करें चाहे ना करें, तो स्वयमेव जयते, ये मेरा मोटिवेशन बात कर रहा है। और मेरा मोटो है, मेरे लाइफ का एक ब्रह्म वाक्य है कि औरों के कंधे पे तो जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। ये मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, सबने सिखाया, जो मेरे आइडियल रहे हैं। मैं उनको वापस एक बार नमन करती हूँ। मेरे साथ ये बच्चे भी बैठे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मैंने बताया आपको, मैं 32 साल, 30 बोला था मैंने, 32 साल नौकरी कर रहे हैं। बच्चे मेरे साथ काम करते हैं और भी कई तरह से जुड़े हैं। मैं कई संस्थाओं से भी ऐसे जुड़ी हुई हूँ जो एजुकेशन वाली है, उससे क्लब वगैरह की मेंबर में नहीं हूँ। तो मेरा एक सिर्फ ये रहता है कि खाली फॉर्म भरते समय ही आप अपने आप को मेल फीमेल ना कहें, या केवल इंसान पैदा होना ही इंसान होना नहीं है, आप में इंसानियत भी होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला एक ये रहता है उनके अंदर इंसानियत जो भी मेरे साथ जुड़े, खाली इसलिए नहीं कि आप पैदा हो गए इंसान, ऐसा नहीं। मैंने कई लोग देखे हैं कि वो इंसान तो हैं, जैसे मैं कहती हूँ मानव और दानव, खाली एक मात्रा, एक अक्षर का अंतर है। वाकई जो वाकई ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, परानुभूति, पुटिंग वन सेल्फ इन अदर शूज। अगर आप में नहीं है तो आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते, एक पहला फंड। दूसरी बात, आपके अंदर टीम बिल्डिंग की बात होनी चाहिए, टीम के साथ आप चलें कि टुगेदर एवरीवन एक्ट मोर, है ना। अब आप कहोगे कि ये सब मैडम थियरिटिकल बात कर रही हैं, तो मैं सिर्फ और सिंपल बता दूं, जो भी मेरे साथ चले वो पैरों जैसा होना चाहिए। पैरों जैसा का मतलब, जैसे हमारे कदम चलते हैं, एक पीछे एक आगे, जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे हम चल ही नहीं सकते। आगे वाले में घमंड होना नहीं चाहिए, पीछे वाले में कहीं भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। उसको पता है कि अगर वो आज आगे तो कल मैं आगे हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर अगर साथ चलेंगे तो कोई भी मेरे साथ जुड़े, हम सब मिलके पालेंगे मंजिल, ऐसी कोई बात नहीं। और एक स्पेस में हमेशा दे के रखती हूँ सबको,
कि जैसे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक सिंपल एक्सरसाइज करके बता दूँ आपको 1 मिनट की। वो एक्सरसाइज ये कि मैं मेरे हाथों को देख रही हूँ, मुझे दूर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फिर मैं इनको अपने पास लाऊंगी धीरे 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 करके और आंखों पे लगा दूंगी। अब मेरे हाथ मुझे दिखने बंद हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसका सीधा सा मकसद यह है कि मेरे साथ चाहे कोई भी जुड़ा हो, उसको मैं इतना स्पेस तो दे के रखती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे से एक दूरी पर है तो मुझे उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ सब नजर आएंगी। और अगर मैंने उसको आंखों पे चढ़ा लिया तो आप देखिए अपन गांधारी हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ चाहे दुश्मन कितना ही खतरनाक हो, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव बात जरूर होती है। दोस्त कितना ही क्लोज क्यों ना हो, उसके अंदर एक धागा दुश्मनी का होगा ही से। कभी हो तो आप आजमा लेना, आपको भी आजमाया आपने भी होगा जिंदगी में। तो अगर लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो सबको इतना स्पेस दे के रखो। कभी भी अपने आप को इमोशनली फ्रैक्चर्ड मत होने देना कि भैया अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया। इतना स्पेस दे दो कि अगर दुश्मन था तो भी दोस्ती तो निभाई देगा, कभी मौका लगेगा। और अगर दोस्त भी है कभी कभी तो आपको गच्चा दे ही जाएगा। तो कभी इस तरह से अपने आप को अपन तैयार रखें। तो जो मेरे साथ जुड़े उनके साथ सारी मानवीय स्किल भी होनी चाहिए, लेकिन इंसानी फितरत है ना, तो उतनी गुंजाइश भी दे के रखें कि अगर कुछ गड़बड़ करी तो वो कर सकता है। ये मेरा मानना है। मुझे बहुत बताते हुए मज़ा आ रहा है कि मैंने कहा ना मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। पापा बिजनेसमैन थे, हालांकि मम्मी जो मेरे नाना ने थे एयरफोर्स में आर्मी में थे, अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उनकी लव मैरिज थी लॉन्ग बैक 1960 में। ठीक है। एंड मम्मी वो स्टाफ नर्स, सिंपल स्टाफ नर्स थी मम्मी। हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे जो हॉस्पिटल कैंपस में है। मेरा बचपन उन्हीं क्वार्टर्स में बीता और मैं वापस ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जितने जन्म दे ऐसा ही जन्म दे, क्योंकि पड़ोसियों में जो प्यार, जो संभाल, जैसे कहते हैं ना शेयरिंग और केयरिंग थी, वो मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखी। कि हम सब एक क्वार्टर्स में रहते थे, सब एक साथ मस्ती मारते थे, सबकी मम्मियाँ ड्यूटी पे जाती थी और हम सब बच्चे साथ पले बड़े। अभी भी हम जब मिलते तो हमारे अंदर वही बचपना है और वही प्यार है, वही कंसर्न है। बचपन तो ऐसे बीता साथ में खेलते हुए, आउटडोर गेम आपने भी देखा होगा, अब तो खैर बच्चों को नसीब ही नहीं होते। तो हमने वो सारी मस्तियाँ भी करी हैं और मैंने लड़कियों वाले गेम भी खेले, लड़कों वाले गुल्ली डंडे से लेकर ना सारे ऐसे वाली बदमाशियाँ भी करी और छज्जे से छज्जे पे जो कूदने वाला वो भी बहुत मस्ती मारी है। अब मुझे लगता है अगर उस समय टांग टूट जाती तो क्या होता। लेकिन खुराफातें बहुत करी हैं, बचपन बहुत मस्ती से बीता है। कभी किसी चीज़ का मुझे ग्रजेस नहीं रहे या किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि वो चीज़ मैंने नहीं पाई। ऐसा बचपन बहुत कम लोग जी पाते हैं। मैंने बचपन बहुत अच्छा किया। अब तक की ज़िंदगी में कोई इस तरह का मुझे अफसोस नहीं है। अब जाके थोड़ा अफसोस इसलिए होने लगा कि जो संस्कार हमें हमारे पेरेंट्स ने दिए थे उन्होंने बहुत अच्छे दिए थे कि सब अपने बेटा, कोई आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन अब जो मैं एक सिनेरियो देखती हूँ बड़ा अपोजिट है। तो रिवेंजफुल हमें कभी रहना भी नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना बचपन बहुत अच्छे से बीता, बहुत संस्कार है, सारी दुनिया अपनी लगती थी। लेकिन जब अब आजमाने कहते हैं ना कभी सोचो तो कोई पराया नहीं तो समझो तो कोई अपना भी नहीं है, मतलब है ना। तो जैसे जैसे समझ बढ़ती गई तो अब लगने लगा है कि मैं तो पेरेंट दोनों दुनिया में नहीं। मैं उनसे रोज़ शिकायत करती हूँ, मैंने कहा आपने कहाँ क्या सिखा दिया, ये तो फॉर्मूले काम ही नहीं आ रहे लाइफ में। हमें तो रोज़ एक नए तरीके से तैयार होना पड़ता है। और फिर माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि जैसा आपने तैयार किया था उसमें हमने काफ़ी सारा अपने आप को बदलने की कोशिश की, पर बेसिक नहीं बदलता है। आपने देखा होगा गाड़ियाँ कितनी बदल जाए, चेसिस तो रहेगा, है ना। वो 4 पहिए रहने ही रहने हैं, ब्रेक भी होगा, गियर भी होगा, बाकी मॉडल भले ही बदल जाए। तो हम अपने आप को चाहे कितना ही बदल दें, पेरेंट्स ने इतना ठोक बजा के अंदर वो एक वैल्यूज डाली हुई है, वो हम अपने आप को हम उस सिद्धांतों के साथ समझौता कर नहीं पाते। उसकी वजह से कभी कभी मुझे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे ऑफिशियल सेटअप में। क्योंकि क्या होता है, सबकी अपनी रेयरिंग है, हर इंसान अपने अपनी जगह से आया है। तो क्या हमें अपने आप को हमेशा, मेरे को एक लगता है कि कैसे पले बढ़े और कैसे लोगों से पाला पड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सबके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं। तो वो जो टूटन है वो मैं उसको संघर्ष का नाम देती हूँ। उनके साथ आगे बढ़ना बड़े मुश्किल होता है। और यही मेरे को लगता है कि बचपन बहुत अच्छा बीता, अभी तक भी बहुत अच्छा बीत रहा है। पर मैं अपने साथ जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ जो स्टाफ है, उनको मैं हर मौके पर, हर मंच से मैं यही उनसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा आप अपने जो बेसिक पेरेंट्स ने आपको जो सिखाया है उनके साथ समझौता कभी मत करना। क्योंकि जिस दिन आप जड़ों से कट गए ना, उसी दिन सूख जाओगे। आपकी जड़ें वो ही रहनी चाहिए, चाहे कितना ही दूर फैल जाओ, खूब फल दूसरे पड़ोसी क्या दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जड़ें आपकी जमी रहनी चाहिए। ये मेरा सिद्धांत रहता है। मेरे पर मेरे एक्सपीरियंस का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़िंदगी ने जो सबक सिखाए वो किताबों में पढ़े ही नहीं थे।
मैंने बताया ना कि हम तो साइकोलॉजी सोशोलॉजी सब पढ़ते हैं, मेरी पीएचडी उसमें है। किताबें बहुत कुछ अलग बोलती हैं, उसके साथ ज़िंदगी के साथ आपके तजुर्बे आपके सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। जो पढ़ते हैं वो काम आता नहीं है, जो काम आता है वो अनुभव। तभी तो कहते हैं तजुर्बे की किताब बाज़ारों में नहीं मिला करती, वो आप अपने हिसाब से हासिल करते हैं। और मैं कहती हूँ ना, जो सब्जेक्ट मेरा है उसमें तो मेरा एक्सपीरियंस ही काम आता है। और फैमिली डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब थिंग्स विच आर नॉट स्टैटिक, जब वो स्थिर है ही नहीं। फैमिली हमेशा रही है, चिरकाल से रही है, आगे तक रहेंगी, लेकिन उसका जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो बदलता रहता है। तो उसके साथ हमें बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है, मैं जब भी बच्चों की क्लास लेती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैरिज एंड फैमिली है, वेमेन स्टडीज़ है, जेंडर वाला है, उनमें सब में मैं अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों से शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों, किताबों में जो लिखा वो जरूर पढ़ो, लेकिन आपके अंदर आपका दिल क्या कहता है, क्योंकि आपको सोसाइटी को वही देना है जो आपका अनुभव आ रहा है। तो आप अनुभव के साथ ही चलें। तो मेरे अनुभव ने मुझे ज़्यादा काम दिया है। थियोरेटिकली तो मैंने पढ़ा, वो मेरे सिद्धांतों के साथ ठीक है, लेकिन अनुभव मेरे ज़्यादा काम आते हैं। मैं पैदाइशी लीडर हूँ। पैदाइशी लीडर इसलिए बोलती हूँ अपने आप को कि जब मैं शायद मेरे ख्याल से 4-5 साल की थी, तब भी जब हमारे क्वार्टर्स के बच्चों की मम्मियाँ चली जाती थी ना, तो उनको सबको इकट्ठा करके खेलना, पिक्चर के डायलॉग बोलना, मतलब 5-6 साल की मम्मी बताती कि जैसे फिल्म देखने का मुझे हमेशा शौक रहा है, अभी भी है। तो वो फिल्म देख के उनको सब पिक्चर की स्टोरी सुनाना, सारी भीड़ को इकट्ठा करना, फिर जैसा मैं कहती थी वो करते थे बच्चे। वो मैं शायद आज भी, मुझे ऊपर वाली कोई मेहरबानी है या मेरा पूजा पाठ का कोई असर दिखता है। मैं पूजा बहुत करती हूँ, मातेश्वरी की भक्त हूँ, तो गायत्री मंत्र भी। तो मैं ये कहती हूँ कि उसकी वजह से बचपन से जो मैं कहती थी वो सब बच्चे मेरी बात मान लिया करते थे। तो मैं, मम्मी कहती थी पता नहीं पैदाइशी लीडर है। तो कहते हैं ना, लीडर को हिंदी में बोलते हैं अपन नेता। तो नेता का उल्टा होता है ताने। जो जितने ताने सुन सकता है वो उतना अच्छा नेता होता है। मैं ताने बहुत सुनी आराम से, लेकिन नेतागिरी मेरी कभी खत्म हुई नहीं। स्कूल की भी प्रेसिडेंट रही हूँ, और जहाँ जहाँ मौका मिला है, मैं कह रही हूँ आज भी लीडर हूँ। जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर हो तो जाके लीडर होंगी। तो पूरे 13 सेंटर्स को अगर आप लीड कर रहे हो, सारे साइंटिस्ट आपके साथ, तो बॉर्न लीडर हूँ। और लीडर भी इसी बात पे हूँ कि एक है ना, वो जगजीत सिंह की गज़ल है, जगजीत साहब की, कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। वो सिद्धांत है, किसी से कोई गिला कभी रहा नहीं। अगर किसी ने कुछ किया तो मैं सोच लेती हूँ मैंने क्या किया पहले। सीधी सी बात है, अगर आप ये रखोगे तो मैं बॉर्न लीडर हूँ, उसी पर फॉलो करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है लीडरशिप। और बड़ी डेमोक्रेटिक लीडर हूँ। आई एम नॉट ऑटोक्रेटिक एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो मैं डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, मुझे कहते हो बड़ा गर्व। इसका भी मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा तजुर्बा था वो कहाँ कहाँ काम आया है। मैं जैसे CLG मेंबर रही हूँ, कम्युनिटी लेजेंड ग्रुप की मेंबर पुलिस थाने में रही हूँ। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो कमेटी बनाते हैं कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी मेंबर रही हूँ। दो बार तक रही, मतलब 6 साल तक वो भी रही हूँ। और अभी लेटेस्ट विक्की जिसे कहते हैं, विमेन इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उसकी मैं नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ राजस्थान की। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। और यूनिवर्सिटी वालों के तो एकेडमिक काउंसिल की मेंबर, और ये जो हमारे होते हैं उस पर तो हुई ही। लेकिन ये 3-4 चीज़ें हैं। और एक जतन संस्थान यहाँ चलता है, उसकी फाउंडर मेंबर मैं उस कमेटी में हूँ। ऐसे कई सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई, लेकिन बस ये रहता है कि मैं क्लब्स वगैरह से नहीं जुड़ी हुई। पता नहीं क्यों नहीं जुड़ी, मुझे नहीं पता। बस उनसे मेरा रिश्ता लेक्चर देने का है। लेक्चर का मतलब मैं फिर एक बार ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे जो आप मुझसे बातें कर रहे हैं, आप बातों में, मतलब मैं कहती हूँ मैं अपने आप को लाइफ मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट मानती हूँ, और फैमिली रिलेशन के मैं एक्सपर्ट हैं ही। तो भगवान ने मुझे बहुत मौके दिए हैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के। मैंने गाँव की औरतों से लेकर जो आपके IAS वगैरह जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, उन सबको OTC में ट्रेनिंग दी है। और जो सब्जेक्ट मेरे रहे हैं वो सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहे हैं। मैंने 1500 से ऊपर लेक्चर दे चुकी मैं। और आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगी इस बात के साथ, जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 25 मार्च से आज तक, सिवाय बेटे की 7 दिन की शादी के, मैंने अभी बेटे की शादी थी 25 तारीख की, उस 7 दिन का गैप छोड़ दीजिए, बाकी हर दिन फेसबुक पर एक पेज लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड लिख के डालती हूँ मैं। और काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो वो मन की बातें सारी वो पूरा लाइफ मैनेजमेंट पर ही है कि ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। कभी मौका लगे आप ज़रूर पढ़ेगा। और उसके साथ ही बाकी रेडियो टॉक्स का मौका बहुत मिला है, बहुत रेडियो टॉक्स दिए हैं, अखबारों में बहुत लिखती आई हूँ। मेरे कॉलम आता था दैनिक भास्कर में, माई प्रॉब्लम करके। ऐसे कई मौके ईश्वर ने बख्शे हैं, बहुत नेमत मुझे बख्शी है, ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वाकई में आज 31 दिसंबर है, इस साल का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन के लिए मैं कहूँ कि दिन किससे निकल के आते हैं, महीनों से। महीने को इंग्लिश में बोलते हैं मंथ। मंथ का मतलब मंथन। कितना मंथन हम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद 31 को तो लोग ज़रूर मंथन करते हैं और रेजोल्यूशन भी लेते हैं।
मैं 2020 का बहुत धन्यवाद देती हूँ। लोग उसके भले ही खिलाफ हो, कोरोना आया कोई बात नहीं, मैं मक्खी नहीं बनती अपने आप में। मक्खी का मतलब पूरा शरीर छोड़ के आप खाली जो घाव है ना उसी पे जाके बैठ जाती है। इतनी चीज़ें 2020 ने अपने को दी हैं, हम खाली कोरोना पे भी चिपके हुए अभी। आप देखो, हम साथ में खाना पीना भूल गए थे, परिवार वाले, हम साथ में खाना खाते हैं। हम घर के बाहर ही रहा करते थे, हम घर के अंदर रहना सीख गए। आप देखिए, प्रकृति पे तो मैं एनवायरनमेंट पे तो जाऊंगी नहीं, आपने देखा होगा कितने पक्षी वापस लौट आए, सड़कें साफ, पानी साफ, है ना, मतलब पहाड़ दिखने लगे कहाँ कहाँ से। आप सबने टीवी पे देखा होगा, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो मतलब प्रकृति ने, मतलब मैं, प्रकृति भी बदली और हमारी प्रकृति भी बदली, मतलब वो नेचर भी बदला और हमारा नेचर भी बदला। घर में रहना सीख गए, घर का खाना सीख गए। मैं तो, जो आजकल की महिलाएं हैं, विद ड्यू रिगार्ड, मुझे माफ़ करें, लेकिन वो जो एक मक्कारी या आलसपना जो उनमें आ गया था, अमेजन पे फ़ोन करके अपना खाना मंगा रही, वो कर रहे, कुछ नहीं बनाना, फिर बच्चा खाना नहीं खाता, उसकी हेल्थ को लेकर डिस्कस करती हैं। उन सब महिलाओं के लिए इस साल ने कितना कुछ दिया है। उनको समझ में आ गया कि यार मेरी माँ कितनी काम की, मेरी सास कितने काम की, मेरी जेठानी कितने काम की है। उनसे क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, चाहे वो चाइल्ड रेयरिंग की हूँ, चाहे वो कुकिंग की हूँ, चाहे रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो। तो 2020 ने तो बहुत कुछ सिखाया है भाई, आप सोच भी नहीं सकते। और आप देखिए, इसमें जब जो लॉकडाउन हुआ था तो ये जो ना कनेक्टिविटी चली जाती थी, तो आपके पास भी वो मैसेज आया होगा कि अरे भाई व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, आज थोड़ा घर वालों के साथ बैठा है, अच्छे लगे लोग हैं यार। व्हाट डज इट मीन कि आप सारी दुनिया के पास हो, अपने लोगों के पास ही नहीं, और अपनों से ज़्यादा खुद के पास भी नहीं हो, आपको खुद को खोजने का मौका मिला। कई लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी, मतलब लोगों के रीडिंग इंटरेस्ट ही खत्म हो गए थे। आप देखिए, गाने सुनना शुरू हो गया, रेडियो चालू हो गए वापस, है ना, सारे गाँव सबने, और लोगों ने भी खरीद लिया, मैं तो खैर खुशबू हुई। मतलब इतनी सारी चीज़ें लौट के आई कि 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया हमारी हेल्थ को लेकर, है ना। तो शरीर का, मन का, आत्मा का, लोग ध्यान करने लगे, देखिए आप, है ना। और अब मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं थोड़ा कम करूँ, विराम दूँ कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो ये जो ऑनलाइन है इसने सबको लाइन पे ले आया, हम सब लाइन पे आ गए। 2020 ने हमको सिखाया, मिलकर रहना सीख गए, कंसर्न हो गए, मतलब सारी दुनिया, सारे देश एक हो गए। आप देखिए, अब सब मिलकर ना उस पर वैक्सीन के पीछे पड़े में, ऐसा है ना, उसके पीछे लड़ाई एक अलग बात है, लेकिन 2020 ने बहुत कुछ सिखाया हमें। ये जो चीज़ें थी इनसे हमें सीखना चाहिए। और 2021 से मुझे उम्मीद है कि ये बीमारी, देखिए बीमारी और मौत तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, है ना। जिस आंकड़ों में हम मौत के आंकड़े हम देखते तो वाकई में भयावह हैं दुनिया के। ये मैं मान के चलती हूँ, ईश्वर ऐसा मौका ना दे, किसी को किसी से जुदा ना करे, क्योंकि ऐसे ऐसे अचानक लोग चले गए जिनके लिए अपन उम्मीद भी नहीं करते, चाहे वो उम्र वाले हो ना हो। इसके लिए मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ, भगवान ऐसा मौका फिर ना दिखाए। लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो सीख हम साथ लेकर चलें 2021 के लिए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वो सीख हम ना भूलें। और मुझे और कोई शिकायत किसी से, सबको नए साल की खूब सारी बधाई। मैं काम को मस्ती से समझ के करती हूँ, काम में मस्त रहती हूँ। कोई वर्कहॉलिक क्या चाहे कहे, मुझे लगता है मस्ती के लेवल से कहाँ टाइम मिलने वाला है। तो जो काम करो उसको आप मस्त रह के करो। मेरा तो बहुत सीधा सा हिसाब है कि जीवन में सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए, सिंसियरिटी हमेशा होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर होकर करते हो ना, मस्त रहो ना, क्या दिक्कत है, अलग से कहाँ मस्ती के निकालोगे। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं उसका जवाब वाकई में दूंगी कि कितने बिजी होने के बावजूद भी मैं शाम को अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालती हूँ। आधा घंटा सोने से पहले इसलिए निकालती हूँ, जिसको मैं मी टाइम बोलती हूँ, कि उसमें मैं अपनी सारी, क्योंकि मुझे गज़लों का, शायरियों का पढ़ने का बहुत शौक़ है, लिखने का, तो लिखती तो हुई। और फिर वही अपना फेसबुक, व्हाट्सअप, क्योंकि इंसान तो हूँ ना, मुझे भी लाइक देखना अच्छा लगता है, मुझे भी कमेंट देखना अच्छा लगता है, मुझे जवाब देना अच्छा लगता है, वो मेरी फ़न एक्टिविटी है। और जोक्स वगैरह काफ़ी करती हूँ, मिमिक्री कलाकार भी हूँ, तो मस्तियाँ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मस्त लोग बहुत अच्छे लगते हैं सर। ये ज़िंदगी तो जिंदा दिल के साथ जीनी आती है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और आप मस्ती से जिए, ज़िंदगी वाकई दोबारा नहीं मिलती। और पर एक है कि आप खुद भी जियो, औरों को भी जियो, ये होना चाहिए। मस्ती जरूर करो और मस्ती के साथ काम करो। अलग से मत सोचो कि अब इस 24 घंटे में मैं आधा घंटा मस्ती करूँगा फिर काम करूँगा। काम की मस्ती, अगर काम को मस्त रह के करने लग सीख गए आप, तो फिर अलग से मस्त होने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप देखना, ये मेरा अपने सारे विचारों मैं 2 शायरी में, मतलब 2 बातों में ढालूंगी। एक तो 2 लाइन के साथ, गाना के साथ ख़त्म करूँगी, और उससे पहले एक मेरी जो फेवरेट शायरी है वो सबको सुनाती हूँ मैं, कि हम जो इंसान हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं और सही कही हैं, दिल की बातें, उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। लेकिन होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम तरक्की के मकामात भी हैं,
जितना सुलझा हुआ मिला है हमें दिमाग, जितना सुलझा हुआ मिला है हमें दिमाग, उतने उलझे हुए हमारे हालात भी हैं, हमारे हालात सबके उलझे हुए हैं। उस उलझे हुए हालातों के साथ आपको कैसे जीना है, उसके लिए मैं 2 लाइन राज कपूर साहब को समर्पित करती हूँ। आपको भी बहुत पसंद होगा वो गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। बहुत बहुत शुक्रिया।